स्वागत करते हैं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा नामक विषय के अंतर्गत मानवाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हम मानवाधिकार को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि विशेषताओं को देख करके हम स्वरूप का निर्धारण करते हैं और उस स्वरूप के आधार पर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। फिर कुछ मानवाधिकार जो पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार शब्द दो शब्दों का युग्म है, मानव और अधिकार। मानव का अंतिम अक्षर आ जो ध्वनित हो रहा है और अधिकार का प्रथम अक्षर आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन जाता है, अतः अका सवर्णे दीर्घ। इस शब्द में दीर्घ संधि है और यह शब्द मानव के अधिकार की तरफ इशारा करता है। यह शब्द मानवाधिकार शब्द इस बात को सूचित करता है कि मानव को जन्मजात प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं जिनके अभाव में वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, वह अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकता। मानवाधिकार इसी थीम को लेकर के, इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राजनीतिक विचारकों द्वारा दिया गया एक राजनीतिक प्रत्यय है। यद्यपि मानवाधिकार का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से रहा है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स शब्द आधुनिक राजनीतिक विचारकों की ही देन है, जो इस तथ्य को सूचित करता है कि मानव होने के नाते कुछ अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। यदि उन अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाएगा तो उसका विकास प्रभावित होगा, अर्थात उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा और जिस विकास के उच्चतम स्तर तक वो स्वयं को पहुंचा पाता, वहां तक वह नहीं पहुंच पाएगा। मानवाधिकार को समझने के लिए एक दृष्टिकोण यह भी अपनाया जा सकता है कि पहले मानव को समझ लिया जाए, फिर अधिकार को समझ लिया जाए। मानव वही है जो मानव के लिए मरे, यानी मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के एक कवि दिनकर जी की, और ये पंक्तियां इस बात को प्रतिध्वनित करती हैं कि मानव कहलाने के लिए मनुष्यता का भाव अनिवार्य है। अर्थात सिर्फ शारीरिक संगठन अगर मनुष्य का है तो उसे मानव नहीं कहा जा सकता। मानव के लिए या मानव कहलाने के लिए मानवता का होना जरूरी है, अर्थात उसके अंदर कहीं न कहीं नैतिक, सामाजिक आदि गुणों का आविर्भाव होना चाहिए। परपीड़ा को समझने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, परपीड़ा की अनुभूति करने की उसके अंदर संवेदना होनी चाहिए, अर्थात वह अन्य लोगों के प्रति संवेदनशील हो। ये मनुष्य होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ये तो बात हो गई मानव की। फिर बात आती है अधिकार की। अधिकार को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध बहुलवादी विचारक हेराल्ड जे लास्की ने लिखा है अपनी पुस्तक में ग्रामर एंड पॉलिटिक्स में
कि अधिकार वह परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता। इस परिभाषा के आलोक में अगर आप अधिकार को समझें तो वास्तव में अधिकार एक प्रकार की दशाएं हैं, एक प्रकार के अवसर हैं, एक प्रकार की सुविधाएं हैं जिनका उपभोग करके, जिनको यूटिलाइज करके, जिनको कंज्यूम करके व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने व्यक्तित्व को एक ऊंचाई देता है। तो मानव और अधिकार को अलग अलग समझ करके भी संयुक्त रूप से दोनों को समझा जा सकता है कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार ऐसी नैतिक व प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो किसी भी मानव के लिए, मनुष्य के लिए अनिवार्य होती हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपना जीवन यापन कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता और ना ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। शाब्दिक रूप से मानवाधिकार का यही अभिप्राय, यही निहितार्थ निकलता है। अब कुछ विद्वानों ने मानवाधिकार को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। मानवाधिकार को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें पहली परिभाषा है फॉसेट के अनुसार। यानी फॉसेट एक राजनीतिक विचारक हैं, एक राजनीति वेत्ता हैं। उन्होंने मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव अधिकार कभी कभी मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से भी पुकारे जाते हैं। मूल अधिकार व प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मूल अधिकार वह हैं जिन्हें किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता और जो स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। परिभाषा को एक बार पुनः आप लोग सुन लीजिए। परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार या मानव अधिकार कभी कभी मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से भी पुकारे जाते हैं। मूल अधिकार वह हैं जिन्हें कोई भी व्यवस्थापिका छीन नहीं सकती और जो स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब इस पूरी परिभाषा को अगर आप देखें, इसका अवलोकन करें, श्रवण करें, इस पर मनन चिंतन करें, तो आपको ध्यातव्य होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें प्राकृतिक और मूल दो शब्द यूज हुए हैं। दो कि मानवाधिकार को कभी कभी प्राकृतिक अधिकार और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, जिन्हें व्यक्ति द्वारा अर्जित नहीं किया जाता, अपितु वह जन्म से ही इन अधिकारों को पा लेता है। जैसे अगर लॉक महोदय का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक हैं और ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उदारवादी विचारक हैं। इन्होंने तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जिसमें जीवन, संपत्ति और एक है स्वतंत्रता। ये तीन प्राकृतिक अधिकार लॉक द्वारा माने गए हैं। इसी तरीके से मूल अधिकार इस संदर्भ में मूल हैं कि ये व्यक्ति के मूल से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका स्वरूप भी प्राकृतिक ही होता है, लेकिन कुछ मूल अधिकार अर्जित भी होते हैं। मूल इस संदर्भ में इनको समझ लीजिए कि इसके बिना या इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का किसी भी दृष्टि से काम नहीं चल सकता। ये व्यक्ति के जड़ से जुड़े हुए होते हैं, इनका स्वरूप बहुत ही आधारभूत होता है। तो प्राकृतिक अधिकारों को कभी कभी मूल अधिकार मानवाधिकारों को कभी कभी प्राकृतिक अधिकार या मूल अधिकार के रूप में भी जाना जा सकता है, जो
किसी भी व्यवस्थापिका द्वारा छीने नहीं जा सकते। अर्थात कहीं की भी कोई भी सरकार, कोई भी राजसत्ता इन अधिकारों को छीन नहीं सकती और जो स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से मिले होते हैं। ये तो फासेट की परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा है बिसेंट की। बिसेंट ने कहा कि मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो मानव होने के नाते सभी को प्राप्त हैं। बहुत अच्छा कोटेशन है। कई बार मूल रूप से पूछा भी गया है एक दिनी परीक्षाओं में, जहां जो है मानवाधिकार संबंधी या अधिकार संबंधी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको एक कोटेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। संभावना भी रहती है कि मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो मनुष्य होने के नाते सभी को प्राप्त हैं, मानव होने के नाते सभी को प्राप्त हैं। अर्थात अगर मनुष्य है तो उसे यह अधिकार मिला होगा। जाति, वर्ग, लिंग, प्रजाति, राष्ट्र आदि किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मात्र एक ही शर्त है, एकमेव शर्त मानवाधिकार मिलने की है कि वह मनुष्य हो। तो इस परिभाषा को भी ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मानवाधिकार को परिभाषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिखा है कि मानवाधिकार को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे स्वभाव में निहित है और जिसके बिना हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक नहीं जी सकते। बहुत अच्छी डिफिनेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार अंग है, विंग है, उसने कहा कि मानवाधिकार को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे स्वभाव में निहित हैं और जिसके बिना हम कुशलतापूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते। अर्थात यह व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं, स्वभावगत अधिकार हैं, ये व्यक्ति के स्वभाव में ही निहित होते हैं, इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए ये अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के अगर अर्थ एवं परिभाषा को जाना एवं समझा जाए तो मानव अधिकार या मानव अधिकार वह दशाएं हैं, वह परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती हैं और जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इस रूप में हम मानवाधिकार को समझें। अर्थ एवं परिभाषा के बाद जो अगला मुख्य बिंदु आता है वह है मानवाधिकार की विशेषताएं, कि ऐसे कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं मानवाधिकार में निहित होती हैं। इन विशेषताओं को जान करके, समझ करके हम मानवाधिकार के बारे में और अधिक सरलता से समझ सकते हैं, मानवाधिकार के स्वरूप को और आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें पहला है मानवाधिकार अविच्छेद्य है। मानवाधिकार अविच्छेद्य है अर्थात मानवाधिकार को मानव से अलग नहीं किया जा सकता। अभी अर्थ एवं परिभाषा में ही हमने देखा था कि ये कुल मिलाकर के जन्मजात परिस्थितियां होती हैं, एक जन्मजात व्यक्ति को मिले होते हैं, इनको किसी भी मानव से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात इनका स्वरूप अविच्छेद्य होता है। अगर इनको अलग कर दिया जाएगा तो इसका कुप्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा और मानव जीवन की दशाएं जो है असंतुलित होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा है मानवाधिकार अनिवार्य है किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी श्रेष्ठ समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हों, कुछ ऐसी दशाएं प्राप्त हों समान रूप से, जिससे कि वह अवसरों का लाभ उठा करके अपनी योग्यता का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सकें, अपनी उन्नति
कर सकें, इसलिए विद्वानों का अभिमत है कि मानवाधिकार सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। तीसरी विशेषता है मानवाधिकार मानव गरिमा से जुड़े हुए हैं। मानव की अपनी स्वयं की एक गरिमा होती है, ठीक है ना। मानव स्वयं में एक श्रेष्ठ प्राणी है, और श्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि उसके अंदर कार्य करने, विचार करने आदि की एक विशिष्ट योग्यता निहित है। मानव की सबसे बड़ी गरिमा उसकी मनुष्यता है। अगर उस मनुष्यता से मानव को हीन कर दिया जाए तो फिर जंतु विज्ञान की एक शाखा जिसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है वह भी अन्य जंतुओं के समान ही हो जाएगा। इसलिए मानवाधिकार मानव गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, अर्थात ये मानव गरिमा के रक्षक माने जाते हैं। फिर है मानवाधिकार अपरिवर्तनीय है। मानवाधिकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका स्वरूप बड़ा प्राकृतिक होता है। अगर इन्हें परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा तो इसमें दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, इसके स्वरूप में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, और जो मानवाधिकार का अपना नेचर है, स्वरूप है, वो विखंडित हो सकता है। क्योंकि ये जन्मजात होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इनके स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर है जीवन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले। मानवाधिकार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्य कई हो सकते हैं, सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं, आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं, राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, पारिवारिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बहुत शैक्षिक, तमाम प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। और इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति में मानवाधिकार एक सहायक तत्व के रूप में सदैव कार्य करता है, अर्थात मनुष्य इन प्राप्त दशाओं और परिस्थितियों के माध्यम से अपने जीवन उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता अर्जित करता है। फिर है मानवाधिकार या मानव अधिकार सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। मानवाधिकार का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि भारत में मानवाधिकार का स्वरूप कुछ दूसरा होगा, ब्रिटेन में कुछ दूसरा होगा। जीवन जीने का अधिकार जैसे एक मानवाधिकार है तो विश्व के सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन जीने के अधिकार को अलग अलग राष्ट्र में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मानवाधिकार का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, अर्थात ये सभी दशाओं में, सभी देश काल परिस्थिति में, सभी देशों में पाए जाते हैं। फिर है मानवाधिकार गतिशील हैं, डायनेमिक हैं। मानवाधिकार गतिशील, गतिशील का मतलब ये स्थिति परिस्थिति के साथ सदैव तदात्म स्थापित करके चलते हैं। इसमें एक प्रकार की गति होती है और यह गति ही मानव अधिकार को जीवंतता प्रदान करती है, लाइवनेस प्रदान करती है। अगर यही गतिशीलता ना हो तो शायद मानवाधिकार को समाप्त लोग कर सकते हैं, बट इस गतिशीलता की वजह से ही वो सदैव चरैवेत की स्थिति में रहते हैं और एक सार्वभौमिक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। फिर है मानव अधिकार राजसत्ता की सीमा निर्धारित करते हैं। मानव अधिकार के माध्यम से राजसत्ता की सीमाएं निर्धारित होती हैं, क्योंकि मानव अधिकार का जो स्वरूप होता है नकारात्मक होता है। नकारात्मक किस लिए? कि ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। क्या करने से रोकते हैं? कि वो मानव जीवन के लिए जो अपरिहार्य दशाएं हैं, एक अच्छे जीवन के लिए मनुष्य को जिन दशाओं की जरूरत है उन दशाओं को ये सूचित करते हैं। अर्थात भाई व्यक्ति को जितना अधिकार प्राप्त होगा राज्य के उतने अधिकार सीमित हो जाएंगे। तो मानव अधिकार कहीं ना कहीं राज्य के अधिकार को, राजसत्ता के अधिकार को सीमित बनाते हैं। ये अगला है, ये पूर्व राजनीतिक है। कहने का मतलब है
कि प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व अत्यधिक प्राचीन है। जिस समय राजसत्ता का उद्भव ही नहीं हुआ था उस समय भी मानव को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। इसको अगर आपको समझना है तो जो हमारे समझौतावादी विचारक हाब्स लॉक रूसो हैं, अगर उनके विचारों को आप पढ़ें, सुने, समझें तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार राजसत्ता यानी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व ही व्यक्ति को प्राप्त थे। फिर है मानव अधिकार, मानव चेतना पर भरोसा करते हैं। मानव अधिकार या मानवाधिकार व्यक्ति को एक चेतनशील प्राणी मानते हैं और वही चेतना जो है, मानव चेतना जो है, मानव की जो सूझबूझ है, मानव की जो क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, वो अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इस तरीके से जो राज्य की उत्पत्ति हुई उसको भी आप समझ सकते हैं कि अगर मानव चेतनशील ना होता तो वो कदापि अधिकारों की मांग ना करता और अधिकारों की मांग ना करता तो राज्य की उत्पत्ति ना होती। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं मानवाधिकार की जिनके बारे में आप अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि सब विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं इन विशेषताओं के माध्यम से हम मानवाधिकार को आसानी से समझ सकते हैं, उसके स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। इसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है वह है मानवाधिकार की आवश्यकता एवं महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मानवाधिकार के आवश्यकता या महत्व का वर्णन कीजिए। अब इन विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत इसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया जा सकता है, जिसमें पहला है व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए। चाहे व्यक्ति के भौतिक विकास की बात हो, भौतिक विकास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास आ जाएगा। फिर नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि होते हैं उनका विकास। फिर आध्यात्मिक विकास अर्थात धर्म इत्यादि से संबंधित जो बातें होती हैं, यानी इन सारे पक्षों, व्यक्ति के व्यक्तित्व के इन सारे पहलुओं का विकास मानवाधिकार के द्वारा ही संभव है। अगर व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर इन पक्षों का विकास नहीं हो सकता। दूसरा है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु, यानी प्राकृतिक अधिकार जो जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता, इन चीजें मिली हुई हैं, इनका रक्षण जो है मानवाधिकार के माध्यम से ही संभव है। मानव हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए भी मानव अधिकार जरूरी होते हैं। राजनीतिक व सामाजिक सत्ता में संतुलन हेतु, राजनीति यानी राज्य और समाज, यहाँ राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता को इस रूप में समझिए कि राज्य और समाज रूपी संस्था के मध्य संतुलन बनाए रखने में ये मानवाधिकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। फिर है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु, अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है उनके हित बहुसंख्यकों द्वारा प्रभावित ना हो पावे, बहुसंख्यकों द्वारा उनके हितों का शोषण ना हो सके, इसके लिए मानवाधिकार उन्हें एक रक्षा कवच प्रदान करते हैं। फिर है वंचित वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए, समाज या राज्य के ऐसे वर्ग जो किसी कारण से विकास की मुख्य धारा से कट चुके हैं, हाशियाकरण का शिकार हो चुके हैं, जो है अंतिम पायदान पर हैं, तो ऐसे लोगों को मानवाधिकार के माध्यम से मानवाधिकार प्रदान करके विकास की मुख्य धारा से, समाज या राज्य की मुख्य धारा से जोड़ करके उनका संतुलित विकास किया जा सकता है। और एक है राजनीतिक प्रेरणा व आर्थिक सुरक्षा के लिए, मानवाधिकार के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक प्रेरणा भी प्राप्त होती है और वो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होकर के आर्थिक सुरक्षा का भी उपभोग करते हैं। इसमें एक बिंदु और बचता है, वह है कुछ प्रमुख मानव अधिकार। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार,
जीवन जीने का अधिकार, आज़ादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, भेदभाव से स्वतंत्रता, दासता से स्वतंत्रता, अत्याचार से स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, निर्वासन से स्वतंत्रता। एक कुछ ऐसे प्रमुख मानवाधिकार हैं जो विश्व के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं कमोवेश। तो इस तरह से हम आप लोगों ने आज समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत मानवाधिकार नामक प्रकरण का अध्ययन किया और हम समझते हैं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और लाभदायक सिद्ध होगा। अंत में हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप सब लोग हमारी संस्था साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल ई शिक्षा को सब्सक्राइब करने का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे तथा कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।